हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको AKTU के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सलूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में हमने आज लिया है 2019-20 का क्वेश्चन पेपर। तो आज के इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन ए में पूछे गए क्वेश्चंस को, जो कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनका आंसर हम लोग इफेक्टिव वे में कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो है व्हाट डू मीन बाय डोपिंग, डिस्क्राइब इट्स नीड। देखिए, ये आपका बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और लास्ट 3 इयर्स से लगातार पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, गिव ऑल द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ डायोड। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, डिटरमाइन बीटा। ये ट्रांजिस्टर वाली यूनिट से आपका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा गया है, जो कि बहुत ही सिंपल है। तीसरा जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो डिफाइन थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। ये भी ट्रांजिस्टर वाली यूनिट से क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन स्लीव रेट एंड CMRR। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिफाइन मॉड्यूलेशन एंड लिस्ट नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, लगभग पूछ ही लिया जाता है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन जो है ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जो कि आपकी कम्युनिकेशन वाली यूनिट से पूछा गया था, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाली यूनिट से पूछा गया था, जो कि आपकी यूनिट नंबर 5 है। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे 2019-20 में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन वन बाई वन। देखिए, ये जो क्वेश्चंस पूछा गया था, ये देखिए AKTU एग्ज़ाम 2019-20, 20-21 और 21-22। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप समझ सकते हैं, और इसका आंसर तो आपको रट के एग्ज़ाम में जाना चाहिए। तो देखिए क्या पूछा है, व्हाट डू मीन बाय द डोपिंग। तो डोपिंग क्या है भाई, हम पहले भी कई बार आपको डिफाइन कर चुके हैं, एक बार फिर से डिफाइन कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, the process of adding impurity with pure semiconductor material is known as doping and added impurity atoms are known as the doping। अच्छा, ये प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। ये भी आपको जानना चाहिए। तो डेफिनेशन को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी विथ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज नोन एज डोपिंग एंड एडेड इम्प्योरिटी एटम्स आर नोन एज द डोपिंग। ये डिफिनेशन आपको बिल्कुल माइंड में बैठा लेना है। 101% ये एग्जाम में आपका आना ही आना है। अच्छा, इसका जो दूसरा पार्ट पूछा है, डिस्क्राइब इट्स नीड, मीन्स इसका रिक्वायरमेंट क्यों होता है। तो डोपिंग इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। डोपिंग क्यों रिक्वायर्ड होता है भाई, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। किसकी, सेमीकंडक्टर मटेरियल की। तो इसीलिए यहाँ देख सकते हो, डोपिंग इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल आफ्टर एडिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी that is in order of 0.001%, the conductivity of semiconductor material increases appreciably। ठीक, कहने का मतलब एक बहुत स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटी ऐड करने पे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसकी कंडक्टिविटी एक लार्जर वैल्यू में बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का बहुत इफेक्टिव आंसर है। इतना तो आपको रट के जाना है, और जब क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है तो इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख देना है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, गिव ऑल द इक्विवेलेंट अप्रॉक्सीमेशन सर्किट ऑफ ए डायोड। ठीक, यहाँ पे आपको डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बताना है। तो देखिए, डायोड की जो अप्रॉक्सीमेशन और इक्विवेलेंट सर्किट होती है वो बेसिकली हम लोग तीन तरीके का अप्रॉक्सीमेशन डायोड का होता है। देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है, देयर आर 3 डिफरेंट अप्रॉक्सीमेशन यूज टू एनालाइज द डायोड सर्किट। मीन्स डायोड को एनालाइज करने के लिए 3 टाइप्स का अप्रॉक्सीमेशन हम लोग यूज करते हैं। तो देखते हैं पहला अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है। देखिए, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डायोड। देखिए, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डायोड में हम लोग डायोड को कंसीडर करते हैं एज एन आइडियल डायोड। अब जानते हैं आइडियल डायोड क्या होता है भाई, एक ऐसा डायोड जो फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस ऑफर करे और रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करे। तो 0 रेजिस्टेंस ऑफर करने का मतलब जो होता है, आइडियल डायोड आपका
यहाँ देख सकते हैं फॉरवर्ड बायस में ये एज अ क्लोज स्विच बिहेव करेगा, जबकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करने का मतलब कोई करंट नहीं फ्लो होने देगा, तो इसका मतलब ये ओपन स्विच जैसा बिहेव करेगा। यहाँ पे सर्किट देख सकते हैं कि जब डायोड को हम लोग आइडियल मोड में यूज करते हैं तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता इसमें, जिससे 0 वोल्टेज पे इनफाइनाइट करंट आपकी फ्लो हो सकती है। ठीक, तो ये आपकी फॉरवर्ड बायस में कैरेक्टरिस्टिक है और ये आपकी रिवर्स बायस में कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये आपका डायोड का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का सर्किट आपको याद करना है, कुछ नहीं याद करना है इसमें तो सिर्फ आपको यही जानना है कि जब डायोड आइडियल केस में होता है तो उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, मतलब शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा, और जब रिवर्स बायस के केस में होता है तो डायोड ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। तो आइए देखते हैं डायोड का सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग क्या करते हैं, डायोड के साथ उसकी इंटरनल बैटरी को भी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायोड को फॉरवर्ड बायस में हमने क्लोज स्विच तो दिखाया, साथ में एक बैटरी लगा दिया है। इस बैटरी की वैल्यू क्या होगी भाई, अगर सिलिकॉन है तो इस बैटरी की वैल्यू 0.7 वोल्ट होगी, अगर ये जर्मेनियम होता तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है, 0.3 वोल्ट होता। ठीक, अब देखिए ये जो डायोड कंडक्ट करेगा ये कितने वोल्टेज पे कंडक्ट करेगा, 0.7 वोल्ट पे कंडक्ट करेगा। कितने वोल्टेज पे कंडक्ट करेगा, 0.7 वोल्ट पे कंडक्ट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ठीक, आइए देखते हैं थर्ड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डायोड। देखिए थर्ड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डायोड में हम लोग क्या करते हैं कि डायोड को क्लोज स्विच की तरीके से बिहेव करने के लिए बैटरी तो कंसीडर करेंगे, और बैटरी के साथ साथ इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन हम लोग थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में बनाते हैं कि पहला क्लोज स्विच दिखाएंगे, देन आफ्टर एक बैटरी लगाते हैं। बैटरी का काम वही है, अगर ये सिलिकॉन का डायोड है, डायोड अगर सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट इसकी वैल्यू होगी, अगर डायोड जर्मेनियम का बना होगा तो इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट होगी, साथ में इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल डायोड भी कह सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डायोड इज कंसीडर्ड विथ अ बैटरी एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट आपको डायोड को याद करनी है, जनरली प्रैक्टिकल मोड में हम लोग यूज करते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ देखिए वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी 7 थी, लेकिन यहाँ पे आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि रेजिस्टेंस यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आपका वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट शार्पली सीधी न जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस काम कर रहा है, इसलिए इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल रही है। इन द सेम वे आप इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट रिवर्स बायस में ड्रा कर सकते हैं और ये आपकी रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। ठीक, तो ये डायोड की इक्विवेलेंट सर्किट है। तो एक बार फिर से समराइज करते हैं कि डायोड की कितने टाइप की इक्विवेलेंट सर्किट होती है, 3 टाइप की, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डायोड में क्या करेंगे, केवल डायोड को कंसीडर करेंगे एज अ क्लोज स्विच फॉरवर्ड बायस में, ओपन स्विच रिवर्स बायस में। और सेकंड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डायोड में क्या करते हैं, बैटरी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग क्या करेंगे, बैटरी के साथ साथ इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को भी शो करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जो कि ट्रांजिस्टर वाली यूनिट से पूछा गया था, और हर बार लगभग ये निश्चित रहता है कि ट्रांजिस्टर वाली यूनिट से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है। ठीक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो है डिटरमाइन बीटा एंड ICVO, 2 पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है, ICVO की वैल्यू निकालनी है और बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब ये देखिए ICVO क्या है, कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन एमीटर इज ओपन। जब एमीटर ओपन होता है तो उस समय कलेक्टर टर्मिनल में जो करंट फ्लो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ICVO कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू किसकी दी गई है, आपको IE की वैल्यू दी गई है, IC की वैल्यू दी गई है और ICEO की वैल्यू दी गई है। अच्छा, ICEO क्या है, कलेक्टर टू एमीटर करंट विथ बेस ओपन, मतलब ये जो लीकेज करंट है ये बेसिकली लीकेज करंट होती है, ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में होती है। तो पहला वैल्यू देखिए हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बीटा निकालने के लिए बोला है तो बीटा का जो फार्मूला होता है वो आप सभी लोग जानते हो, बीटा एक बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। किस केस में होता है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, IC/IB होती है। क्या होती है, IC/IB। अगर क्वेश्चन में हम लोग ध्यान से देखें तो IC आपका गिवन है, IB हमें
नहीं गिवन है। तो IB की वैल्यू हम लोग कहाँ से निकाल लेंगे, फंडामेंटल इक्वेशन यूज करेंगे ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर के फंडामेंटल इक्वेशन का अगर हम लोग यूज करेंगे तो IE और IC गिवन है, यहाँ से IB की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए IE 5 मिली एम्पियर दिया है और IC आपका कितना दिया है 4.95 मिली एम्पियर, यहाँ देख सकते हो। ठीक, इसको घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.5। ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका हो जाएगा 0.05 मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ पे IC की वैल्यू रखा है, यहाँ पे IB की वैल्यू रखा है और बीटा की वैल्यू आपको कितने निकल के आ गई 99। ये आपका पहला आंसर हो गया। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ICBO की वैल्यू पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे ICEO दिया है, नहीं तो ICBO का दूसरा रिलेशन से भी हम निकाल सकते थे। तो ICEO और ICBO में जो रिलेशन होता है वो होता है ICEO इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 ICBO। ठीक, यहाँ ICEO की वैल्यू दिया है, मैंने यहाँ रख दिया है 200 माइक्रो एम्पियर दिया है, बीटा की वैल्यू 99 यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है और बीटा प्लस 1 तो है ICBO। यहाँ से ICBO कैलकुलेट करेंगे तो इजिली ICBO आपका कितना आ जाएगा 2 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा, जो कि आपकी लीकेज करंट होती है। किस केस में भाई, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में होती है। तो इस तरीके से इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सलूशन आप बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अच्छा, अल्फा की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपकी क्या होती है IC/IE होती है। तो ये रिलेशन भी आपका बहुत काम का है। ठीक, जनरली बीटा पे न्यूमेरिकल बार बार पूछा जा रहा है, तो बीटा वाले कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से रट के जाइएगा, क्योंकि बीटा जो होता है वो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। एंड आपको ये भी जानना चाहिए कि जो 3 ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक होती है उसमें से सबसे बेटर और जो बेस्ट कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगरेशन की टेक्निक होती है वो आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही होता है। ठीक, तो इसका आंसर आप देख चुके हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये मॉसफेट वाले सेक्शन से लिया गया है। ठीक, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, बहुत इजीली आप देख सकते हो। द मिनिमम वैल्यू ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज, द मिनिमम वैल्यू ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज at which drain current is start flowing is known as threshold voltage. The minimum value of get to source voltage at which drain current is start flowing is known as the threshold voltage. आपको एक डेफिनेशन और याद करनी चाहिए, पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक, पिंच ऑफ वोल्टेज को Vp से हम लोग इंडिकेट करते हैं। देखिए Vp की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग VDS के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं और VGS के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जब VGS के टर्म में डिफाइन करते हैं तो Vp क्या होता है, द मिनिमम और यू कैन से दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VGS at which drain current becomes 0 is known as the Vp. ठीक, द मैक्सिमम वैल्यू of VGS at which drain current becomes 0 is known as the VP। या VDS के टर्म में आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, the value of VDS at which drain current becomes almost constant is known as what, VP। और VP को हम लोग क्या कहते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में आपको रखना, पिंच ऑफ वोल्टेज हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, क्योंकि थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। ये देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग कहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, 2 क्वेश्चन पेपर का सलूशन हमने आपको इससे पहले प्रोवाइड कर चुके हैं और दोनों क्वेश्चन पेपर में हाफ ईयर क्वेश्चन देखा होगा। तो डिफाइन CMRR एंड स्लीव रेट। तो पहले हम लोग CMRR को डिफाइन कर लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग स्लीव रेट को भी देख लेंगे। तो CMRR का पूरा नाम क्या होता है, पहले तो आपको ये जानना होगा, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। CMRR का पूरा नाम क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल। ये याद रखना, द एबिलिटी ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल इज नोन एज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एक्चुअली इसकी जो डेफिनेशन मैथमेटिकल वाली है वो ज़्यादा पॉपुलर है।
तो आपको मैथमेटिकल डिफिनेशन अपने माइंड में रखना है। तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, CMRR इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन। CMRR is defined as the ratio of differential mode gain to the common mode gain, ठीक, is known as the CMRR. CMRR is defined as the ratio of differential mode gain to the common mode gain. अच्छा, जो CMRR होता है उसको हम लोग हमेशा मॉड वैल्यू में इंडिकेट करते हैं। किस में इंडिकेट करते हैं, मॉड वैल्यू में इंडिकेट करते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हो CMRR को हम लोग रो से इंडिकेट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है ADM अपान ACM, जहाँ ADM आपका क्या है, डिफरेंशियल मोड गेन है, और ACM क्या है, आपका कॉमन मोड गेन है। तो इसलिए CMRR क्या होता है, मॉड ऑफ ADM अपान ACM। अच्छा, CMRR को हम लोग dB में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो dB में हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, CMRR इन dB 20 लाख मॉड ऑफ ADM अपान ACM। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है। इतना CMRR के बारे में आपका सफिशिएंट है। दूसरा जो क्वेश्चन, दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो आपका है स्लीव रेट। तो स्लीव रेट क्या होता है भाई, स्लीव रेट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बार फिर से रिपीट करते हैं डिफिनेशन को, आप याद कर लीजिए। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द स्लीव रेट। यहाँ देखिए हमने क्या किया, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने डिफाइन किया है, स्लीव रेट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन था ये आपकी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाली यूनिट से लिया गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन मॉड्यूलेशन, लिस्ट नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। दो पार्ट इस क्वेश्चन में भी है। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है भाई, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल, ध्यान रखना कौन सा सिग्नल, कैरियर सिग्नल। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, सच एज योर एम्पलीट्यूड, फेज, फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा, वेरिड विथ अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मैसेज सिग्नल। तो मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल such as amplitude, phase and frequency varied with according to modulating signal और message signal। ठीक, बहुत आसान सी डिफिनेशन है, आपको याद हो जाएगी। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल वेरिड विथ अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग और मैसेज सिग्नल। ठीक, ध्यान रखना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही इनकी वैल्यू जो होती है चेंज करती है अथवा वेरी होती है। आइए देखते हैं नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है भाई, बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है इसको। पहला जो नीड होता है वो क्या होता है, टू रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना, टू रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना। एंड नेक्स्ट क्या है भाई, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। एंड थर्ड क्या है भाई आपका, टू रिमूव द इंटरफेरेंस ऑफ सिग्नल। एंड फोर्थ वन इज टू मिनिमाइज द नॉइज। ये 4 बेसिक नीड होते हैं जिसको आपको अपने माइंड में रखना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को और रिपीट करते हैं एकदम फ्लो में। मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल सच एज एम्पलीट्यूड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी वेरिड विथ अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग और मैसेज सिग्नल। अब देखिए इसी के बिहाफ पे जो मॉड्यूलेशन होता है वो 3 टाइप का होता है। एनालॉग मॉड्यूलेशन बेसिकली जो होता है, पहले को हम लोग कहते हैं AM, दूसरे को हम लोग कहते हैं PM एंड तीसरे को हम लोग कहते हैं FM। जब कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी करती है तो उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जब कैरियर सिग्नल का फेज वेरी करे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग तो उसको फेज मॉड्यूलेशन, और जब कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करे किसके अकॉर्डिंग, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग तो उसको हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं। तो ये 3 पॉपुलर टर्म होते हैं, आपको माइंड में रखना है। इसको हम लोग क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा गया था आपका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे पूछा गया है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन भाई आपका। अ 320 वाट कैरियर इज साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेटेड बाय 2 ऑडियो वेव्स विथ मॉड्यूलेशन परसेंट ऑफ 45% एंड 60% रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द साइड बैंड पावर रेडिएटेड। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है भाई, हमें साइड बैंड पावर निकालना है।
ठीक है। और साथ में ध्यान रखना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की दो वैल्यू गिवन है, एक 45% दिया गया है, दूसरा 60% दिया गया है, ठीक है। तो दो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम मान लेते हैं, M1 इज इक्वल टू 45% दिया है और M2 इज इक्वल टू जो 60% दिया है। ये परसेंटेज वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू में 0.45 हो जाएगी और ये 0.60 हो जाएगा, ठीक। साथ में आपका क्या दिया है, PC दिया है, ठीक है। हाँ, तो देखिए जब दो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका दिए रहे तो उस समय हमें टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स या इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक। क्या होता है टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, या आप कह सकते हो इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स, वो होता है √M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। तो दो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें दिए गए हैं, 0.45 है, दूसरा 0.60 है। तो टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसमें कितना आ जाएगा, इन दोनों को रख के इस फार्मूले में सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा, ठीक। ध्यान रहे हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, साइड बैंड पावर। साइड बैंड पावर मतलब हमसे पूछा गया है PSB पूछा गया है। क्या पूछा गया है भाई, PSB पूछा गया है। अब देखिए हमारे पास PC गिवन है, PSB पूछा गया, PT नहीं। अब फार्मूला जो होता है टोटल पावर जो होता है कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर होता है। अब इस फार्मूले को अगर रीअरेंज करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, PSB मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, PT माइनस PC। बट प्रॉब्लम ये है PC तो आपका गिवन है, PT नहीं गिवन है। तो PT का जो फार्मूला होता है बहुत ही पॉपुलर फार्मूला होता है, सभी को ये फार्मूला याद रहता है। क्या होता है, PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे जो MA है मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, और कौन सा मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें लेना है, इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स, या जिसको हम कह रहे हैं टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेना। PC गिवन है तो PC की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया है 320, मतलब 320 दिया है। ब्रैकेट में है 1 प्लस MA का स्क्वायर, MA की वैल्यू 0.75 है, डिवाइड बाई 2, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो टोटल पावर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 410 वाट, मतलब 410, ठीक, 410 वाट आ रहा है। और हमें निकालना क्या है, साइड बैंड पावर निकालना। और साइड बैंड पावर हमने यहाँ पे फार्मूला तैयार किया है, तो साइड बैंड पावर PT माइनस PC। तो PT हमने 410 निकाल लिया और PC की वैल्यू आपकी गिवन है, तो 410 माइनस 320 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 90 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई आपका, 90 वाट आ जाएगा। तो इस तरीके से 7 ही क्वेश्चंस थे इस क्वेश्चन पेपर में, और इस बार भी जो आपका क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसमें भी 7 ही क्वेश्चन होंगे। और ये 7 क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, और आप लोगों को चाहिए कि क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में ही जब आपका माइंड एकदम एक्टिव मोड में होता है उस समय ही इसका आंसर आप अच्छे से लिख दीजिएगा। और ये बहुत ही नंबर गेनिंग पार्ट होता है आपके क्वेश्चन पेपर का, ठीक। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। कैसा रहा, कैसा लगा मेरा ये प्रयास आप सभी को, वीडियो को एंजॉय करिएगा और कोशिश ये करिएगा कि सब्सक्राइबर तो हमारे बढ़ नहीं रहे हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो बहुत जल्दी इन सब्सक्राइबर्स को बढ़ा देंगे। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे, यूनिट वाइज कराएंगे। पहले हम लोग डायोड वाली यूनिट ले लेंगे, देन आफ्टर हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर से हर बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है और वो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं। तो आज तक जितने भी AKTU में न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाली यूनिट से, उन सभी को हम लोग एक वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपको कल या परसों तक वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक। तो कीप कंटिन्यू योर स्टडी, आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए और अच्छे से इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए। बहुत ही नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे तरीके से आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। हमें लगता है कि हमारे इस वीडियो से आप सभी को बहुत हेल्प मिलेगी, तो इसलिए थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।